दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने यूपी की एक डेमो क्लास ली थी। खासकर उत्तर प्रदेश से आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको कैसे हमको हैंडल करना है। उत्तर प्रदेश का जो नया वाला सिलेबस जोड़ा है, विशेष रूप से जो 5th पेपर है उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। वो कैसे कैसे उसका सिलेबस क्या है, हर एक टॉपिक को लेकर के, चाहे इतिहास हो, चाहे उसका जो है इंटरनल सिक्योरिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो इन सब विषयों पर कल हम लोगों ने विशेष रूप से एक विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो है एक टॉपिक विशेष को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करूँगा और उसमें उसके जो भी पक्ष हैं उन पर विस्तृत आपका जो है विद मैप आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो अब आज का जो मैंने टॉपिक यहाँ पर आप लोगों के लिए चूज़ किया है वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि उत्तर प्रदेश का एक विशेष रूप से 5th पेपर ही है, तो इस वजह से संभावना है कि वो टॉपिक कभी न कभी वर्ष दर वर्ष उसको रिपीट किया जाए। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका त्रिदलीय संघर्ष, पूर्व मध्यकाल का टॉपिक है। त्रिदलीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, ये आपका पेपर 5th का टॉपिक है। त्रिदलीय संघर्ष आपने विशेष रूप से पढ़ा ही होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने पढ़ा होगा इतिहास को, तो उसमें त्रिदलीय संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा। तो पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि त्रिदलीय संघर्ष आखिर है क्या। जैसा कि इसके नाम से ही आप वाकिफ होंगे कि त्रिदलीय मतलब 3 दल या 3 पक्ष। इस संघर्ष में 3 दल विशेष रूप से शामिल थे, जिसमें पूर्व में पाल शासक, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार शासक और दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक। यह तीनों दल इसमें विशेष रूप से शामिल थे, अतः इस संघर्ष का नाम पड़ा त्रिदलीय संघर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है। इसका उत्तर प्रदेश से ही मूल संबंध है, क्योंकि त्रिदलीय जो संघर्ष है उसका जो मेन कारण था वो था उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास अवस्थित जगह कन्नौज, जिसको महोदय श्री भी बोलते हैं। कन्नौज के ऊपर वर्चस्व को लेकर के यह तीनों राज्य आपस में लड़ रहे थे, इस संघर्ष में शामिल हुए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो यह कि आखिर जो त्रिदलीय संघर्ष था क्यों इतना लड़ रहे थे कि राष्ट्रकूट दक्षिण से आकर के लड़ रहे हैं, बंगाल से आकर के जो है पाल लड़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर उस संघर्ष के क्या कारण थे, प्लस संघर्ष किन किन चरणों में हुआ। चूँकि ये एक लड़ाई, लंबी लड़ाई थी, लगभग 200 वर्षों तक ये लड़ाई चली, तो इस वजह से यह लड़ाई हमारे खासकर उत्तर प्रदेश के जो पेपर 5th है इतिहास सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम लोग अब विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, जब आप टॉपिक को क्लियर करेंगे तो पहले आप एक तरीके से एक इंट्रो कहिए या भूमिका कहिए, वो बनाएंगे। भूमिका में जो मैंने भी आपको बताया कि इसमें त्रिदलीय संघर्ष में तीनों दलों की आपको चर्चा करनी है। कौन कौन से, यहाँ पर आपको गुर्जर प्रतिहार जिनको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार, फिर बंगाल के पाल शासक, और फिर दक्षिण के राष्ट्रकूट। तो ये तीनों दल इसमें विशेष रूप से शामिल थे। इसको हम इंट्रो में बता देंगे कि ये त्रिदलीय संघर्ष इन दलों के शामिल होने के कारण ये त्रिदलीय संघर्ष कहा गया।
और यह संघर्ष आपको, जैसा कि मैंने बताया, यह संघर्ष जो महोदय श्री प्री में आपने पढ़ा ही होगा, महोदय श्री कन्नौज पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के था। कन्नौज पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के था। तो यह आपने अपने इंट्रो में बता दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एक क्या करेंगे, आप मैप बनाएंगे, मैप के माध्यम से चीज़ों को समझाएंगे। इसको बताने के बाद हम मैप बनाएंगे, मैप के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चूँकि उस समय उत्तर प्रदेश कोई ऐसी राजनीतिक इकाई तो हुआ नहीं करती थी, तो इस वजह से आप कोशिश करिए जो आप मैप बनाइए, जो आप उत्तराखंड को शामिल करते हुए मैप बनाइए, उसी के अंतर्गत इसको दिखाने की कोशिश करिए। क्योंकि उस समय भू राजनीतिक इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश की कोई ऐसा विशेष भाग नहीं निर्धारित हुआ था, तो इस वजह से तो आप ऐसे ही एक मैप ड्रॉ करेंगे। आपने एक मैप ड्रॉ कर लिया, उत्तर प्रदेश का मैप बना लिया। अब उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पर दिखाना है कि कन्नौज कहाँ पे है। जैसा कि आप जानते होंगे, यह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है। गंगा नदी ऐसे आती है और इधर बनारस होते हुए थोड़ा इधर घूम के जाती है, गाजीपुर होकर के जो है फिर निकल बिहार में चली जाती है। तो ये गंगा नदी पे ही यहाँ पर कानपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। इस कन्नौज को लेकर के ही मूल लड़ाई थी। इसमें आप देखेंगे कि इधर से बंगाल से, समझ लीजिए ये बिहार इसके पहले पड़ता है, फिर बंगाल पड़ता है, क्योंकि बिहार उस समय पाल शासकों के कब्जे में था ही। तो यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर पाल शासक अटैक करते हैं, या पाल शासक इधर से इस पर अधिकार के लिए आते हैं। और यहाँ से गुर्जर प्रतिहार का जो क्षेत्र था, वो वर्तमान मालवा जो क्षेत्र है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, तो यह यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जीपी, यहाँ से गुर्जर प्रतिहार भी इस पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। और दक्षिण में जो विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर थे राष्ट्रकूट। कौन था? राष्ट्रकूट। यह राष्ट्रकूट शासक जो थे, यह भी इसके लिए प्रयासरत थे कि हम कन्नौज पर अधिकार करें, कन्नौज हमारे अधिकार में रहे। अब ये वही बात हो गई जैसे अब अमेरिका चाहे कि हम अफगानिस्तान पर अधिकार करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं थे। फिर भी चूंकि वहाँ पर ये लड़ाई केवल और केवल साम्राज्य की नहीं थी, ये लड़ाई अपने वर्चस्व की थी, अपने प्रभाव की भी थी। तो इस वजह से राष्ट्रकूट शासकों का प्रयास था कि कन्नौज हमारे अधिकार में हो। अब इतना समझने के बाद, मैप बताने के बाद, बनाने के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तब इस पर सोचना एक लाजमी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी स्थितियां थीं जिसके लिए तीन साम्राज्य 2 पीढ़ी तक लड़ते रहे, 200 वर्षों तक लड़ाई रही। कुछ तो जरूर ऐसे कारण रहे होंगे, कुछ तो जरूर ऐसी स्थितियां रही होंगी। तो अब हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये 3 बड़े साम्राज्य तत्कालीन भारत के इस तरीके से आपस में भिड़े। अब हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। यहां पर आप आगे हेडिंग डालेंगे त्रिदलीय या त्रिपक्षीय, जो भी डालना हो आप लिख सकते हैं। त्रिदलीय संघर्ष के कारण क्या कारण थे कि ये त्रिदलीय संघर्ष हुआ। तो इन कारणों को हम
बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। तत्कालीन जो तीनों ये राज्य थे, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो चाहते थे कि वो उत्तर भारत तक हमारा कब्जा हो। राष्ट्रकूट पाल चाहते थे कि हम पश्चिम भारत तक कब्जा करें, और चूंकि गुर्जर प्रतिहार का डायरेक्ट इंटरेस्ट इससे क्लैश कर रहा था, तो इस वजह से ये चाहते थे कि हमारा कब्जा इस जगह पर हो। तो स्वाभाविक सी बात थी कि तीनों अपनी स्थितियों को लेकर के उनको किसी भी स्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, और अपने साम्राज्य के विस्तार के आधार पर उस पर कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे। तो क्या केवल साम्राज्यवाद के लिए ही? जब आपने इतिहास वगैरह में जब पढ़ा होगा तो साम्राज्यवाद का आधार क्या है? साम्राज्यवाद का आधार क्या है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद यानी जब कोई भी राष्ट्र, उपनिवेश अभी हम आपको अगर बनाना हो तो किसी ऐसे राष्ट्र में उपनिवेश बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जहां पर कुछ है ही नहीं। हम वहां पर उपनिवेश बनाने की कोशिश करेंगे जहां से हमारे कोई न कोई इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जुड़े हुए होंगे, कुछ ऐसे वहां पर रिसोर्सेज होंगे। आज के समय में अफ्रीका में, जिसको नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनिज्म बोलते हैं, अफ्रीका में क्यों प्रभावी है? क्यों? क्योंकि वहाँ जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से हर देश चाहता है कि हम अफ्रीका के विकास की बात करें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी भारत के विकास को लेकर के ही दावा कर रही थी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो वही इनका भी यहाँ पर एक छोटे स्तर पर ही सही एक उद्देश्य झलकता था, साम्राज्यवाद। और इस साम्राज्यवाद के पीछे मूल जो कारण था वह था जो कन्नौज की आर्थिक समृद्धि। तो दूसरा कारण क्या है? कन्नौज राज्य की आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, इसकी वजह से आपस में ये लोग लड़ रहे थे। साथ ही साथ यहां पर एक इसका और इंपॉर्टेंट कारण था, वो था कन्नौज राज्य की भू रणनीतिक, सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह था भू रणनीतिक अवस्थिति। आप देख रहे होंगे, आपने आईआर में पढ़ा होगा कि कैसे जो है आखिर जो है क्यों अफगानिस्तान पर कब्जा चाहते हैं, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, क्यों कब्जा चाहते हैं? क्यों मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका अपनी दखल देता रहता है लगातार? उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर चूँकि जो अफगानिस्तान है उसकी भू रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि जो अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा, अफगानिस्तान में जिसका प्रभाव बना रहेगा, वो एशिया को कंट्रोल कर सकता है। तो वही वजह यहाँ पर जस्ट थी कि अगर जो तत्कालीन भारत में अगर जो कन्नौज पर अगर अधिकार कर लेता है, कन्नौज पर अपना प्रभाव रखता है, तो वो समूचे उत्तर भारत पर एक तरीके से प्रभाव रख सकता है। क्यों? क्योंकि इधर पाल शासक सबसे बड़े थे, इधर गुर्जर प्रतिहार थे, यानी दो ही बड़ी शक्तियां उस समय थी। तो अगर कन्नौज पर अधिकार रहेगा तो हम दोनों को कंट्रोल कर सकेंगे। अभी आपने मैप में देखा होगा। अभी मैं उसको और बताता हूं। एक और पॉइंट यहां लिख लीजिए कि एक और कारण था जिसकी वजह से ये लोग लड़ रहे थे, वो था कन्नौज का परिवहन की दृष्टि से मजबूत होना।
यहाँ आप देखेंगे, अभी आपने मैप पर मैंने आपको बताया था कि कन्नौज जो क्या था, कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित था। और सबसे बड़ी चीज़, आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी बड़े राज्य आज के समय में हमको दिखते हैं वो क्या हैं, नदी तटों पर अवस्थित है। जितने बड़े शहर हैं वो नदी तटों पर अवस्थित है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सिंगापुर। सिंगापुर क्या है, सिंगापुर के सोर्सेज क्या हैं, उसके सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर हो नहीं सकती है, नेचुरल कोई पेट्रोलियम या ऐसे कोई मिनरल्स हैं नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल जो सिंगापुर का की जो इनकम का मेन सोर्स है वो उसका परिवहन है। जो भी अगर देश इंटरनेशनल ट्रेड करेगा बाई मेरिन, तो वो क्या होगा, सिंगापुर होके ही जाएगा, चाहे जापान जाएगा, चाहे साउथ चाइना से जाएगा, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा, वो बाया सिंगापुर हो ही जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब सिंगापुर होके जाएगा तो सिंगापुर उससे टैक्स भी वसूलेगा, साथ ही साथ सिंगापुर की मार्केट भी समृद्ध हुई। वही स्थिति तत्कालीन इस समय कन्नौज की भी थी, क्योंकि कन्नौज नदी गंगा नदी पर भी अवस्थित था। तत्कालीन समय में जल परिवहन एक उन्नत परिवहन हुआ करता था, सुरक्षित परिवहन हुआ करता था। रोड पे तो उस समय लुटेरों की संभावना थी, व्यापारियों को लूट लिया जाया करता था। लेकिन जब परिवहन नदी के माध्यम से होगा तो वो तत्कालीन समय में ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था। इस वजह से कन्नौज की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत सुदृढ़ थी, और परिवहन की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। और इसी के साथ में जब कन्नौज को यहाँ पर हमने देखा, परिवहन के साथ में ही भू रणनीतिक स्तर पर भी इसका एक विशेष महत्व था। इस वजह से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यह तीनों जो शक्तिशाली राष्ट्र थे आपस में लड़ रहे थे। इज इट क्लियर? ओके, ये आपने देखा। अब हमने कारणों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आखिर जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ, जब वो ये लड़ाई 200 वर्षों तक रही, तो स्वाभाविक सी बात है कई चरणों में रही होगी, कई राजाओं ने लड़ी हो गई, कई पीढ़ियों ने लड़ी होगी। तो वो कौन कौन से चरण रहे, हम चरण वाइज उनको समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से चरण रहे जिनके माध्यम से जो है ये लड़ाई लड़ी गई और कौन कौन से राजा जुड़े हुए थे। तो पहले हम बात करेंगे चरण प्रथम की। प्रथम चरण के अंतर्गत इसमें वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था, और साथ ही धर्मपाल जो कि पाल शासक था, और इधर से राष्ट्रकूट में ध्रुव वन, ध्रुव प्रथम, इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ और ध्रुव प्रथम अंतिम रूप से प्रथम चरण का विजेता रहा। क्योंकि और आपको डिटेल ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल देंगे आपको जो है 200 मार्क्स का वर्ड्स का क्वेश्चन है। क्योंकि यूपी में जो आपने देखा होगा, जो बच्चे मेंस दे चुके होंगे वो तो समझते ही होंगे, और जो नए बच्चे हैं वो समझ लें कि उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 125 मार्क्स वर्ड्स में और दूसरा 200 वर्ड्स में। 125 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो 8 मार्क्स के रहते हैं, और जो 200 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं वो 12 मार्क्स के रहते हैं। तो सीधी सी बात है, 200 वर्ड्स में हम ऐसे जब लंबे कंटेंट एक लंबा हो तो वहाँ पर कुछ बिंदुओं, कुछ विषयों, बातों को हम बिंदुवार करके ही आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, हम अपनी शब्द सीमा के अंतर्गत रहते हैं। तो प्रथम चरण देख लिया। अब प्रथम चरण के साथ ही द्वितीय चरण भी आया। द्वितीय चरण के अंतर्गत देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार शासक जो था उसमें नागभट्ट द्वितीय, और इधर से राष्ट्रकूट जो शासक था वो गोविंद तृतीय था, और जो पाल शासक थे, पाल शासकों में धर्मपाल और देवपाल दोनों की उपस्थिति रही थी। तो इनको हम चरणबद्ध रूप से देख सकते हैं, या इसकी एक हम हेडिंग डाल लें कि त्रिदलीय संघर्ष के चरण। अब इसको हम 3 चरणों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला चरण है चरण 1,
इसके अंतर्गत यही जीपी मतलब गुर्जर प्रतिहार समझने की कोशिश करिएगा। गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज, पाल शासक था ध्रुव, पाल शासक जो था वो धर्मपाल, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम। इन तीनों में संघर्ष हुआ और इसका विजेता जो है अंतिम रूप से ध्रुव प्रथम रहा। विजेता कौन रहा? ध्रुव प्रथम। प्रथम चरण का हमने प्रथम चरण देख लिया। अब प्रथम चरण के बाद हम नीचे देखेंगे द्वितीय चरण में जो दूसरा चरण हुआ, चरण 2, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यह लड़ाई 200 वर्षों तक चली, तो सीधी सी बात है कई पीढ़ियों तक की लड़ाई रही, तो ये कई चरणों में हुई। तो दूसरे चरण के अंतर्गत भी हम देखेंगे यहाँ जो गुर्जर प्रतिहार शासक था वो था, जिसको जीपी बोल रहे हैं यहाँ पर हम, वो है नागभट्ट द्वितीय। पाल शासक जो थे वो थे धर्मपाल और देवपाल। अब धर्मपाल देवपाल कहेंगे कि सर दो शासक कैसे? आपने जैसे पढ़ा होगा कि जो इसका युद्ध हुआ था मैसूर, एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें द्वितीय जो युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़े थे। जब इसकी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद टीपू सुल्तान आता है। क्योंकि ये पीढ़ियों का संघर्ष था, तो जब धर्मपाल नहीं रहते हैं उसके बाद देवपाल इसकी कमान संभालते हैं और देवपाल इसमें लड़ते हैं। और इसी तरीके से जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक इसमें गोविंद तृतीय थे। गोविंद तृतीय ये इसमें शामिल थे। अब दूसरे चरण में देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा मामला बदल गया। कैसे बदला? इस चरण के विजेता गुर्जर प्रतिहार हुए और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय इसके विजेता बने। यहां पर हम आगे देखेंगे चरण तृतीय में जो तीसरा चरण रहा और अंतिम चरण, इस चरण में भी तीनों राजवंशों से जुड़े जो शासक थे उनके बीच युद्ध हुआ। इसमें भी जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार की तरफ से मिहिर भोज ने लड़ाई की। पाल की तरफ से देवपाल ने लड़ाई की और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय इसमें लड़े। इस युद्ध का या इस चरण का परिणाम भी गुर्जर प्रतिहार शासकों के पक्ष में रहा और गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज इस चरण के विजेता रहे। कौन विजेता रहा? मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक। इस तरीके से इस युद्ध का अंत होता है और अंतिम रूप से मिहिर भोज कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं और काफ़ी वर्षों तक वहाँ पर शासन करते हैं। क्योंकि ये अगर देखा जाए प्रैक्टिकली भी यही संभव था भाई। अगर देखा जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों सफल नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो इतनी लंबी डिस्टेंस से अफगानिस्तान को कवर नहीं कर सकता है। रूस क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो दूरी बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी कन्नौज के संदर्भ में वही हुआ कि जो निकटतम उसका राज्य था उस राज्य ने ही अंतिम रूप से कन्नौज पर शासन किया या उसका विजेता बना।
जबकि सुदूरवर्ती जो राज्य थे, चाहे वो पाल शासक हों या फिर राष्ट्रकूट है, वो जो है इस युद्ध में एक तरीके से असफल ही रहे। ठीक है, तो यह त्रिदलीय संघर्ष का एक अंतिम रूप से अंत हुआ इसके माध्यम से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ इसके क्या परिणाम रहे, या प्रभाव के रूप में इसको हम शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। प्रभाव आप शॉर्ट में इसमें बताएंगे कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय, इस युद्ध के अंत से क्षेत्रीय शांति और समृद्धि मतलब समृद्धि को हमेशा हम ज़्यादातर इकोनॉमिकल कंडीशंस में लेते हैं, यानी आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में ज़्यादातर समृद्धि को लिया जाता है। समृद्धि, क्षेत्रीय शांति और समृद्धि इस कन्नौज में उत्पन्न हुई, या कन्नौज में क्षेत्रीय और शांति और समृद्धि आ गई। तो ये इसका एक प्रभाव था, उसको आप शॉर्ट में एक लाइन में बता देंगे। अब हम इसका लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे, या अपना एक तरीके से कंक्लूजन दे करके आंसर को क्लोज करेंगे, या टॉपिक को है तो टॉपिक के संदर्भ में आप उसको जो है एक फाइनल व्यू बना लीजिए, ये कि उसको कंक्लूजन में आपको देना है कि उपरयुक्त त्रिदलीय संघर्ष के माध्यम से अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज सफल होते हैं, और ये मिहिर भोज शासक इस तरीके सफल होते हैं कि इनकी जो समृद्धि है, इनकी जो सफलता है, वो आगे भी इतिहास में एक नए पन्नों के रूप में या नया मोड़ देती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका कंक्लूजन दे देंगे। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।